हेलो विद्यार्थियों, वेलकम है आपका मैक विद्यार्थी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेटेड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो आज हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ये कैसे काम करता है और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट क्या है? देखिए, थर्मल पावर प्लांट में हम सॉलिड फ्यूल को जलाते हैं जो कि मोस्ट केसेस में कोल होता है। फिर इस कोल से हीट एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। इस हीट एनर्जी से बॉयलर में वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं। इसके बाद इस स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। ये टरबाइन आपकी जनरेटर से जुड़ी रहती है। जनरेटर टरबाइन के घूमने से जो टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और इस तरह से थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाया जाता है। अब क्योंकि इसमें स्टीम का यूज हो रहा है तो थर्मल पावर प्लांट को हम स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं। अब देखिए, जो अधिकतर पावर प्लांट है उसका जो बेसिक मैकेनिज्म है उसमें एक पावर सोर्स होगा, वो टरबाइन से कनेक्ट होगा और टरबाइन आपकी जनरेटर से जुड़ी रहेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम पावर सोर्स के रूप में न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस हीट से फिर से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और स्टीम से टरबाइन रोटेट होता है और उससे जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसी तरह से हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, आपका पावर सोर्स, उसमें वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका यूज किया जाता है पावर सोर्स की तरह, जिससे टरबाइन पर गिराकर हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं। इसी तरह से अगर विंड पावर प्लांट का एग्जांपल लेते हैं तो विंड पावर प्लांट में विंड एनर्जी के द्वारा हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं जो कि जनरेटर से कनेक्ट रहेगी और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाएगी। तो ये जो बेसिक मैकेनिज्म है जिसमें पावर सोर्स होगा एक, वो टरबाइन से कनेक्ट होगा और टरबाइन आपकी जनरेटर से कनेक्ट करती है जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। तो ये थर्मल पावर प्लांट का बेसिक डायग्राम आप देख रहे हैं। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्यूल। देखिए, फ्यूल के रूप में हम ऑयल, एलएनजी और कोल का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो फ्यूल है वो कोल है। अब कोल को हम बॉयलर के अंदर जलाते हैं जिससे कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वाटर से स्टीम कन्वर्ट होती है। इसके लिए बॉयलर के अंदर बर्नर लगे रहते हैं जिसमें एयर के साथ जो कोल होता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसके साथ बर्न किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है बॉयलर। बॉयलर एक स्टीम जनरेटर होता है जो एक मेटल कंटेनर होता है। इसमें बहुत सारी वाटर ट्यूब्स लगी रहती हैं जिसमें वाटर को हम फ्लो कराते हैं। अब आप डायरेक्शन देख रहे होंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ वाटर ट्यूब जा रही है और यहाँ से फ्यूल बर्न हो रहा है जो बहुत ही अधिक टेम्परेचर पर बर्न होता है, अप्रॉक्स 1300 डिग्री पर। तो जैसे जैसे वाटर इन ट्यूब्स में ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो उसकी फेस चेंज हो जाती है, वो लिक्विड फेज से स्टीम की फेज में कन्वर्ट होता जाता है और जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है उसमें स्टीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हमें मिलती है। टरबाइन, मोस्टली थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन एज अ प्राइम मूवर यूज होती है। इसमें कई सारी टरबाइंस को यूज किया जाता है जिसमें हाई प्रेशर टरबाइन होती है, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन होती है और लो प्रेशर टरबाइन होती है, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिल सके। जब टरबाइन में स्टीम एंटर करती है तो उसकी टेम्परेचर रेंज 536 से 540 डिग्री सेल्सियस और उसका प्रेशर 140 से 170 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। जब स्टीम टरबाइन में एंटर करती है तो ये टरबाइन ब्लेड से टकराती है। अब क्योंकि स्टीम की उस समय काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो उससे ये टरबाइन ब्लेड्स रोटेट करते हैं जो इलेक्ट्रिक जनरेटर की शाफ्ट को घुमाते हैं। अगला कंपोनेंट है जनरेटर। जनरेटर या जिसे अल्टरनेटर भी बोलते हैं, यह टरबाइन शाफ्ट से जुड़ा रहता है। टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होने के साथ ही जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होती है जिससे कि टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, यानी कि जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। कंडेंसर, टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट कराकर स्टीम कंडेंसर में आती है। कंडेंसर स्टीम की
फेस को चेंज करता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस करके वो स्टीम को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे कि उसे आगे पंप किया जा सके। अब देखिए कूलिंग टावर क्या होता है। कूलिंग टावर का यूज जो कंडेंसर से हमें हीट मिल रही है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए जब स्टीम टरबाइन से कंडेंसर में आएगी और उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो उसकी हीट को एक जो वाटर साइकिल कूलिंग टावर और कंडेंसर के बीच में रहती है उससे निकाला जाता है। तो यहाँ से जब कंडेंसर की हीट को वाटर लेगा तो वो गर्म हो जाएगा, फिर उसको हम कूलिंग टावर में भेजते हैं। अब कूलिंग टावर में क्या होता है, जो ये गर्म वाटर है उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में नीचे की तरफ गिराया जाता है। यहाँ नीचे से इसमें एयर का सर्कुलेशन किया जाता है, जिससे कि एयर जब इन ड्रॉप्स के कांटेक्ट में आती है तो ये ड्रॉप्स ठंडी हो जाती हैं, फिर ये कोल्ड वाटर में चेंज हो जाता है और इसको दोबारा से पंप करके कंडेंसर में भेज दिया जाता है, जिससे कि जो स्टीम की हीट है वो इस वाटर के द्वारा दोबारा से ऑब्टेन कर ली जाती है। इस तरह से ये वाटर साइकिल यहाँ पर चलती रहती है। तो यहाँ पर जो कूलिंग टावर है उसका मेन पर्पस है कि जो कंडेंसर की हीट है उसको कम करना और उसके लिए जो वाटर यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है उसको कंटिन्यू ठंडा करते रहना, जिससे कि कंडेंसर अपना काम पूरी तरह से करते रहे। बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप एक मल्टी स्टेज पंप है जिसके द्वारा जो कंडेंसर से लिक्विड वाटर हमें मिला है उसको बॉयलर में फीड करा जाता है। बॉयलर और टरबाइन के बाद थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फीड पंप सबसे बड़ा कंपोनेंट है और ये अप्रॉक्स 4 to 5% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको कंज्यूम करता है, यानी कि इतनी एनर्जी से रिक्वायर्ड होती है चलाने के लिए। बॉयलर फीड पंप लिक्विड का थोड़ा प्रेशर भी इंक्रीज करता है बॉयलर में फीड कराने से पहले। तो अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो बॉयलर के अंदर कोल पल्वराइज फॉर्म में जाता है और एयर के साथ मिक्स होकर फर्नेस में ये बर्न होता है, जिससे कि फ्लू गैस बनती हैं। इन फ्लू गैस का टेम्परेचर अप्रॉक्स 1300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब जब ये फ्लू गैस इन वाटर ट्यूब्स के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो बॉयलर से हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम मिलती है जो फिर टरबाइन में जाती है। अब टरबाइन में ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन ब्लेड से टकराती है, जिससे कि वो रोटेट होते हैं और उन ब्लेड्स की जो शाफ्ट है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से कांटेक्ट में रहती है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन से हमें मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद जो टरबाइन से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम है वो एक्सपेंड होने के बाद अपनी एनर्जी को लॉस हो जाता है उनकी, और उनका प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम कंडेंसर में आती है। अब क्योंकि हमें वाटर को दोबारा से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें, क्योंकि एनर्जी लॉस होने के बाद वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, तो सबसे पहले तो उसका प्रेशर बढ़ाना होगा। लेकिन क्योंकि अब ये स्टीम की फॉर्म में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, हम स्टीम की फेस चेंज कर देते हैं। तो कंडेंसर में जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम है वो कंडेंस होती है और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाटर में वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि स्टीम की फेस को हमने वाटर में चेंज कर दिया ताकि उसको आसानी से फीड पंप के द्वारा पंप किया जा सके, जिससे कि उसका प्रेशर दोबारा से इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि उसको एनर्जी ऑब्टेन होगी। अब कंडेंसर में क्योंकि यहाँ पर हम जब स्टीम से उसको वाटर में चेंज कर रहे हैं तो जो हीट है वो कंडेंसर में रिजेक्ट होगी स्टीम की जब वो वाटर में चेंज होगा। तो उसके लिए हमें कंटिन्यू यहाँ पर कोल्ड वाटर को फ्लो कराना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं कूलिंग टावर का। जब कंडेंसर में स्टीम की हीट रिजेक्ट होगी तो यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो उस हीट को ले लेगा, फिर वार्म वाटर को हम कूलिंग टावर में डालते हैं जहां वो ड्रॉप्स के रूप में नीचे की तरफ गिरता रहता है और यहाँ से एयर इन कराई जाती है। जब एयर आपके वाटर ड्रॉप्स के कांटेक्ट में आएगी
तो यहाँ पर वो ठंडा हो जाता है। फिर दोबारा से पंप की सहायता से हम कोल्ड वाटर को कंडेंसर में इन करा देते हैं। तो इस तरह से तो ये कोल्ड वाटर की साइकिल चलती रहती है, जो कंडेंसर में स्टीम की हीट को रिजेक्ट करने का काम करती है। अब कंडेंसर से हमें लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाटर मिला, तो उसको हम भेजते हैं फिर बॉयलर फीड पंप में। अब बॉयलर फीड पंप क्या करता है, जो लो प्रेशर है उसको इंक्रीज करता है, यानी कि जो वाटर हमें मिला है उसका प्रेशर इंक्रीज करने का काम करता है यहाँ पर पंप। पंप एक तरह से यहाँ पर कंप्रेसर ही है जो वाटर का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। पंप के बाद जो वाटर है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाटर में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर भी कंप्रेशन की प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज होता है, अप्रॉक्स 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, फिर बॉयलर फीड पंप के द्वारा हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाटर को बॉयलर में इन कराते हैं। फिर इसे बॉयलर में फ्लू गैस के द्वारा अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। तो इसके बाद हमें दोबारा से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम बॉयलर से मिल जाती है, जिससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। फिर इसी एनर्जी का हम यूज फिर से टरबाइन को रोटेट कराने में करते हैं और वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये पूरी जो आपकी साइकिल है, यानी बॉयलर से टरबाइन, देन कंडेंसर, देन बॉयलर फीड पंप, ये रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। तो रैंकाइन साइकिल क्या होता है, तो आइए उसे भी समझते हैं अब हम। तो रैंकाइन साइकिल क्या है? रैंकाइन साइकिल के मेन कंपोनेंट हैं बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। बॉयलर में हम हीट इन कराते हैं, तो क्यू इन से डिनोट किया हमने। उसके बाद टरबाइन में हमें वर्क आउटपुट मिलता है, तो वो डब्ल्यू टरबाइन हो गया। उसके बाद कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होगी, तो उसके क्यू आउट से हमने डिनोट किया है। और फिर दोबारा से हम फीड पंप में डब्ल्यू वर्क करके प्रेशर चेंज करते हैं, तो वो डब्ल्यू पंप हो गया। अब ये इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट पर जो हमारी प्रोसेस हो रही है उसमें टेम्परेचर चेंज दिखाता है। अब इसी के द्वारा हम ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है वो रैंकाइन साइकिल की कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मेन 4 प्रोसेस होंगी। तो पहली जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2, ये आपका 1 पॉइंट है और ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो 1 से 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पर पंप है। तो पंप क्या करता है, इस प्रोसेस में 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, यानी कि जो लिक्विड वाटर है उसको हम कंप्रेस करते हैं और इस कंडीशन में जो एंट्रोपी होती है वो अप्रॉक्स कांस्टेंट होती है। अब जैसे आप टीएस डायग्राम में देखेंगे तो 1 से 2 में एंट्रोपी में बहुत ही लिटिल बिट चेंज हुआ है और उसमें हमने लिक्विड को कंप्रेस किया है। नेक्स्ट प्रोसेस 2 से 3 जो कि बॉयलर में हो रही है, इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि प्रेशर तो हमने फीड पंप के द्वारा इंक्रीज कर दिया है, तो बॉयलर में जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट प्रेशर में बॉयलर में हीट एडिशन होगा, यानी कि हीट इसमें वाटर में डाली जाएगी जिससे कि उसकी फेस चेंज होकर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा। तो यहाँ डायग्राम में 2 से 3 में हम क्या देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर में राइज हो रहा है, अप्रॉक्स 250 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर राइज होता है, जिससे कि बॉयलर में वाटर की फेस चेंज होकर वो स्टीम में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 3 से 4। इस प्रोसेस में जो टरबाइन है उसके द्वारा वर्क आउटपुट हमें मिलता है। 3 से 4 टरबाइन में प्रोसेस हो रही है और ये प्रोसेस होती है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी कि इसमें अप्रॉक्स कांस्टेंट एंट्रोपी पे वर्क डन किया जाता है। तो आप डायग्राम में देखेंगे जो टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी, उसमें वर्क डन हमें मिल रहा है टरबाइन में और टेम्परेचर वो है वो सडन आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब टरबाइन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो यहां से 3 से 4 में टेम्परेचर भी सडनली डाउन हो जाएगा जब वर्क आउटपुट मिलेगा हमें टरबाइन से। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी प्रोसेस 4 से 1, जो कि कंडेंसर में होगी। अब इसमें जो हीट इन हुई है बॉयलर के द्वारा वो रिजेक्ट हो जाती है। तो यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो प्रोसेस
4 से 1 में एंट्रोपी आपकी रिड्यूस होगी और जो हीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये 4 प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस 1 से 2 फीड पंप में हुई, आइसोट्रोपिक कंप्रेशन हुआ। प्रोसेस 2 से 3 बॉयलर में हुआ, जहां पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस 3 से 4 जो आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन होगा टरबाइन में स्टीम का, और प्रोसेस 4 से 1 जो कि कंडेंसर में होगी, जहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्टीम है उसकी हीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं रैंकाइन साइकिल की, तो वो निकलेगी ईटा रैंकाइन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट इन। तो वर्क डन क्या होगा कि जो हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है और जो हमारा वर्क इनपुट है, यानी कि W टरबाइन माइनस W पंप, WT माइनस WP अपॉन जो हीट इन कराई गई है जो कि बॉयलर में हो रही है अपॉन Q इन। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी निकालते हैं रैंकाइन साइकिल की। अब अगर हम जनरली रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो हमें उसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत ही कम मिलती है। अप्रॉक्स जो थर्मल एफिशिएंसी रहती है वो 42% ही रहती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए होती है, क्योंकि जितना हम कोल के द्वारा एनर्जी प्राप्त करेंगे हीट एनर्जी, उतना ही हम अधिक चाहते हैं कि हमें टरबाइन पर उतना ही वर्क आउटपुट भी मिले। तो उसके लिए हम कुछ इसमें एसेसरीज ऐड करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो देखते हैं हम कि कैसे हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाता है। तो एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कुछ कंपोनेंट अलग से ऐड हुए हैं, जैसे कि इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर। इसमें जो पहला सिस्टम है वो आपका कोल हैंडलिंग सिस्टम है। कोल माइन से कोल आता है और उसको हम कोल स्टोरेज में स्टोर करते हैं, फिर उसको हम हॉपर में भेजते हैं और इसको क्रश किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा इसमें से जो मेटल पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है। फिर पल्वराइजर के द्वारा उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर कोल को बॉयलर में भेज दिया जाता है, जो कि एयर के साथ मिक्स होकर फर्नेस में बर्न होता है। अब बॉयलर का काम वाटर को क्योंकि स्टीम में कन्वर्ट करने का होता है, तो यहाँ से बॉयलर से स्टीम कन्वर्ट होगी और वो सुपर हीटर में जाएगी। अब यहाँ पर बॉयलर से जब जो फ्लू गैस है उसका हम यूज करते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, तो फ्लू गैस को सबसे पहले भेजा जाता है इकोनोमाइजर में। अब इकोनोमाइजर का काम क्या है कि जो फीड पंप से वाटर आ रहा है, क्योंकि अभी तो उसका क्या है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है, तो इकोनोमाइजर में हम जो फ्लू गैस निकली है बॉयलर से उसका यूज करके वाटर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। फिर इस प्री हीट वाटर को बॉयलर में भेजा जाता है। जब वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा पहले से ही इंक्रीज होगा तो बॉयलर में उसको इतनी अधिक एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ से बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ फ्लू गैस उसके बाद सुपर हीटर में जाती है। अब सुपर हीटर क्या करता है, जो स्टीम बॉयलर से आई है उसको सुपर हीट करने का काम करता है, क्योंकि सुपर हीटेड स्टीम की एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सुपर हीटर में फ्लू गैस स्टीम को सुपर हीट करती है, जिससे उसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 540 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर इस सुपर हीटेड स्टीम को हम टरबाइन में भेज देते हैं। अब यहां से हम फ्लू गैस का और यूज करते हैं एयर प्री हीटर में। अब एयर प्री हीटर क्या करता है, क्योंकि हमें बॉयलर में फर्नेस में बर्न कराने के लिए एयर की जरूरत होती है, तो एयर प्री हीटर एटमॉस्फेयर से एयर को ड्रॉट सिस्टम के द्वारा लेकर उसको प्री हीट करने का काम करता है। जब एयर को हम प्री हीट कर देते हैं तो वो जब कोल के साथ मिक्स होती है फर्नेस में, तो अगर कोल में पहले से मॉइस्चर कंटेंट है तो प्री हीट एयर उसको दूर कर देती है, जिससे कि कोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब इसके बाद जो फ्लू गैस है उसको हम चिमनी में भेज देते हैं। अब चिमनी से पहले यहाँ पर एक सेपरेटर भी लगा रहता है, जो कि फ्लू गैस के हार्मफुल कंटेंट्स को दूर करके फिर उसे चिमनी में भेजता है, और इसके बाद चिमनी के द्वारा हम फ्लू गैस को एटमॉस्फेयर में
छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सुपरहीटेड स्टीम फिर से टरबाइन में गई, यहाँ पर एक्सपेंड होगी वो, और वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट होकर कंडेंसर में जाएगी। अब टरबाइन शाफ्ट के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर जुड़ा रहेगा जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, और ये जनरेटर फिर ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर में भेज देता है और ट्रांसफार्मर फिर इसे आगे ट्रांसमिशन लाइन में भेज देता है फर्दर यूज के लिए। अब यहाँ पर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम को कंडेंसर के द्वारा कंडेंस किया जाता है, जिससे कि वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब कंडेंसर में कंटिन्यू हम कोल्ड वाटर की सप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि स्टीम की जो हीट रिजेक्ट होती है उसको हमें ठंडा करने की जरूरत होती है। तो ये वाटर साइकिल मैं आपको समझा चुका था। इसके बाद कंडेंसर से दोबारा से जो वाटर है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वो फीड पंप के द्वारा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वो इकोनोमाइजर में जाएगा और इकोनोमाइजर से टू गैस उसका फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, वो प्री हीट वाटर फिर बॉयलर में जाएगा। इसके साथ यहाँ पर ऐश हैंडलिंग सिस्टम है, क्योंकि जब फ्यूल बर्न होता है तो वो ऐश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐश हैंडलिंग सिस्टम उस ऐश को हैंडल करता है और बाद में उसे ऐश स्टोरेज में रख दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। इन कंपोनेंट जैसे कि इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, एयर प्री हीटर है, इसके साथ साथ यहाँ पर लो प्रेशर हीटर और एचपी हीटर, हाई प्रेशर हीटर का भी यूज करते हैं, जो टरबाइन हमारी कई सारी सीरीज में जैसे कि हाई प्रेशर, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन लगी रहती हैं, तो उनका यूज भी हम कंडेंसर से जब वाटर निकलता है तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आप लोगों का बहुत थैंक यू कि आपने इस लेक्चर वीडियो को कंप्लीट देखा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह से आगे और वीडियोस लाता रहूं। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ नॉलेज गेन करने के लिए शेयर भी करते रहें। थैंक यू।